नमस्कार दोस्तों, मैं गिरधर शर्मा आज आपके सामने अंत्योदय सरल पोर्टल से जुड़ी दूसरी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहली वीडियो में आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उसका प्रोसेस बता दिया था। शायद आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से देख लें। अब हम बात करते हैं कि जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बाद डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन, विलंबित जन्म घटना दर्ज करने बारे आज आपको बताऊंगा मैं। ये अंत्योदय सरल पोर्टल की एक सुविधा है। दोस्तों, अब से शुरुआत में माफी चाहता हूं क्योंकि जो देरी से जन्म घटना हम दर्ज करवाते हैं उसके लिए अगर वैसे मैनुअली प्रोसेस देखें तो वो भी अपने 5-6 महीने लग जाते हैं। लोगों के इधर उधर चक्कर काटने में, डॉक्यूमेंट पूरे करने में लोगों को पता नहीं होता। तो ये वीडियो भी आपके लिए 10-15 मिनट लंबी हो सकती है, तो कृपया मुझे माफ करना। पर मैं आपको एक एक चीज तसल्ली बख्श बताऊंगा। और जो सीएससी सेंटर चलाते हैं, जो भी भाई बहन, जो वीएलई है या कोई भी ऑपरेटर है जो अंत्योदय सरल से अप्लाई करता है, तो वो लोग ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वीएलई अप्लाई कर देता है वो फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो रिजेक्ट होने के कारण क्या है, और कई बार हम किसी कस्टमर को इधर उधर भेज देते हैं तो वो क्या कारण होता है, कहाँ जाना होता है, कब जाना होता है, मैं सारी चीजें इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप एक एक पॉइंट इस वीडियो का ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने मेरी आईडी यहाँ पे खोल रखी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब हम आईडी खोलते हैं तो यही पेज ओपन होता है। ये वेब पेज है तो अंत्योदय सरल का। तो इसके ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विस। इसके अंदर व्यू ऑल सर्विसेज, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को। अगर हमने सर्च करना है तो हम यहीं से सर्च करते हैं। वैसे आप अपने को हेल्थ करना है, हेल्थ नाम यहाँ पे लिखेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी सभी सुविधाएं, जो 10 सुविधाएं हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, जो 10 सर्विस हैं। अब इन सर्विस के बारे में आपको अलग अलग वीडियो में मैं बताता रहूंगा। पर पहले हम जो 4 नंबर की है, एप्लीकेशन फॉर द डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई ये आएगा। और बर्थ रिपोर्ट फॉर्म इसके ऊपर एक दिया गया है, इसके अंदर हम ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंगल पेज का आता है, पर हॉस्पिटल के अंदर जो मान्य होता है, जो मानते हैं, वो 3 पेज का होता है। ऐसे ही 3 पेज होते हैं, उसके ऊपर सारी डिटेल दी होती है कि माँ बाप कितने पढ़े हैं, शादी के समय उम्र कितनी थी, प्रेगनेंसी वीक कितने होते हैं, बच्चे का वजन कितना था, ये सब कुछ उस फॉर्म में दिया होता है। वो फॉर्म ही अपने को लगाना होता है। पर इसके अंदर जो डाउनलोड के ऑप्शन में दिया गया है वो सिर्फ एक सिंगल पेज होता है, जिसमें जन्म घटना के जन्म स्थान के बारे में ही जानकारी, नाम, माँ बाप के नाम के बारे में जानकारी होती है, और ज्यादा कुछ नहीं होता। तो ये आप डाउनलोड ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि कस्टमर को बोलिए कि आप गांव की आशा वर्कर से या नजदीक लगती पीएचसी से, सब सेंटर से, कहीं से भी वो फॉर्म ले सकती है। तो अब हम करेंगे प्रोसीड अप्लाई। दोस्तों, यहां से अपनी वीडियो की मूल शुरुआत होती है। और कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे पास कस्टमर है, वो क्या चाह रहा है, क्या उसका करके देना है। तो आप डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन के अगर कोई विलंबित घटना है तो अगर उसके बाद बताता है तो आपको यही अप्लाई करना होगा। 21 दिन के बाद अगर कोई आएगा और अगर करवाना चाहेगा तो वो इसी तरीके से होगी, क्योंकि 21 दिन तक रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और 21 दिन के बाद वो
लेट घटना में माना जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इसमें कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब कोई बच्चा है, उसका जन्म हुआ है मान लो 1998 में, और हम 2 सितंबर ही लगा लेते हैं, और यहाँ पे आधार इज अवेलेबल, यस या नो, तो हम नो भी कर सकते हैं, यस कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आगे हमने लिखना है यहाँ पे बच्चे का नाम इंग्लिश में, जैसे GAUTAM गौतम, और बाप का नाम मुकेश, या आप कोई भी दे सकते हैं, चलो हम नाम के रूप में मनीराम कर लेते हैं। मदर नेम कविता, ग्रैंडफादर का नेम इसमें दिया गया, पर ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आगे हम करेंगे 8708388515, और फिर एड्रेस KHAJUIJATI, मैंने गांव का नाम भी इसमें लिख दिया है। पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर ये देखिए, जैसे मेल फीमेल पूछा गया है, साइड में ऑप्शन है, ये आपने जरूर भरना है, मेल। और ऑर्डर ऑफ बर्थ, ऑर्डर ऑफ बर्थ जन्म का क्रम, कि वो बच्चा पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है। जैसे हम इसमें लगाते हैं कि ये दूसरा बच्चा है, तो ये भी जरूर ध्यान रखना है, पूछ लेना उससे कि आपका कौन सा बच्चा है ये। और नेम ऑफ एप्लीकेंट, जैसे एप्लीकेंट कौन हो सकता है, इसमें भी कई बार वीएलई भाई गलती कर जाते हैं, एप्लीकेंट में बच्चे की आईडी लगा देते हैं, बच्चे की आईडी कभी एप्लीकेंट में नहीं लगती। एप्लीकेंट बाप होता है, 99% केस में बाप को ही एप्लीकेंट बनाया जाता है। अगर बाप की मृत्यु हो गई है तो आप मदर को एप्लीकेंट बना सकते हैं, या एनएससी वगैरह अप्लाई करते, उसमें कोई भी हो सकता है। पर इस फाइल में जो डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन की है, तो उसमें बाप ही एप्लीकेंट होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, जैसे हमने बाप का नाम मनीराम रखा है, तो मनीराम, एड्रेस वो आ जाएगा खजूरी जटी। कितनी कॉपी चाहिए, आप शुरुआत में भी उससे पूछ सकते हैं कि कई बार क्या होती है कि कहीं ओरिजिनल लगानी होती है तो कई जगह नहीं मानते। वैसे जो आजकल बनती है वो डिजिटल कॉपी है, पर जो ऑफिसर लोग हैं वो डिजिटल नहीं है, जो बैंकों में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं डिपार्टमेंटों में, वो डिजिटल कॉपी को मान्यता नहीं देते, वो तो मोहर लगी हुई कॉपी ही मांगते हैं। हालांकि वो ओरिजिनल होती है, उसके ऊपर बार कोड होता है, अगर वो चाहे तो उसका बार कोड स्कैन करके भी उसको जनरेट करके देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन वो इतना कष्ट नहीं करना चाहते, वो बैठे बैठे बोल देते हैं कि जाओ भाई इसकी एक कॉपी लेके आ। तो आप शुरुआत में भी 2 कॉपी अप्लाई कर सकते हैं या एक कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट की एक ही कॉपी होती है, ज्यादातर ओरिजिनल की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, ओरिजिनल तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। अब आ गया इसमें अर्बन एरिया या रूरल, तो हम रूरल ग्रामीण क्षेत्र कर लेते हैं, क्योंकि ग्रामीण लोगों में ही लगभग ये मोस्टली प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर हमने एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेलेक्ट पीएचसी सीएससी या मेडिकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि 2005 से पहले अगर कोई भी जन्म हुआ है तो वो हमारे को जो जिला मुख्यालय है हेल्थ डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, वहां से मिलेगा या म्युनिसिपल कमेटी से मिलेगा। पीएचसी में 1 जनवरी 2005 के बाद का डाटा अवेलेबल होता है, उससे पहले का डाटा नहीं होता।
ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, नोट कर लें। बेशक अगर आपके पास कोई आता है अप्लाई करवाने तो 2005 से पहले का है तो उसके लिए हमने यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो सिलेक्ट करना है, और जो ग्रामीण एरिया का है और 2005 से पहले का है तो उसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर कर लेंगे। हम उस भाई से पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा पीएचसी लग रही है, कौन सी पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कौन सा है, तो आपको बता देगा, या आप भी पता करके उसमें फिलअप कर सकते हैं। दूसरा जिला, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है, जिला है फतेहाबाद, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब इसमें फतेहाबाद जिले के जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनकी लिस्ट आ जाती है, ऐसे सभी जिलों में आ जाएगी। हमने पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर झरनिया सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसका भी जैसे खजूरी का प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने पीएचसी झरनिया दिखा दिया, क्योंकि हमें पता है कि झरनिया हो सकता है, महमूदपुर हो सकता है, तो हम कोई भी कर सकते हैं, तो हम इसमें झरनिया दिखाएंगे। वैसे मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ इसलिए ये इसमें ऐसा कर रहा हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें मैंडेटरी भी नहीं है, ना इसमें कुछ आएगा, आपने ये फिल नहीं करना। प्लेस ऑफ बर्थ गांव ही रहेगा उसका, अगर गांव में हुआ है तो। इसमें आपने एक ध्यान रखना है कि हर बार जब भी आप टाइप करें तो स्पेस जरूर दिया करें। स्पेस देने से क्या होता है कि जो मैंडेटरी का कॉलम हिंदी का होता है वो अपने आप डिसेबल हो जाता है, क्योंकि हिंदी वाला जरूरी नहीं रहता। फिर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश वाले ही इसमें आ रहे हैं। पुलिस स्टेशन भी आपने भरना कोई जरूरी नहीं है, और अगर आपको पता है चाहो तो आप भर सकते हो, जैसे मैंने इसमें भुना कर दिया है। अब इसमें हम आते हैं नीचे, और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, उसमें आई एग्री करके ये कैप्चर कोड है। ये कैप्चर कोड हम ये ध्यान रखें कि कैप्चर कोड में जो कैप्स लॉक समाल वर्ड में मांगे गए हैं तो वो उसी अनुसार देने हैं अपने को। कई बार क्या होता है कि हम जैसे जो भी कैप्स लॉक ऑन होता है या ऐसे कैपिटल स्मॉल का चक्कर नहीं देखते, सीधा टाइप कर देते, तो कैपिटल स्मॉल का ये ध्यान रखना है। अब हमने सबमिट किया, सबमिट करते ही देखो ये एप्लीकेशन इसकी आ गई। अब इस एप्लीकेशन के साथ आपने इसमें देख लेना है कि सही है क्या। एडिट करना चाहो तो इसमें एडिट का ऑप्शन भी है, कैंसिल का भी है, और इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं पहले चाहे तो। पर अटैच एनेक्स्चर ये यहाँ पे है, तो इसमें अटैचमेंट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो इस एप्लीकेशन का वो अब आया है। सभी वीएलई गलती ये करते हैं कि एक ही, यानी जैसे किसी बंदे के 20 पेज हैं तो वो सारे एक ही पीडीएफ में स्कैन किए और दे तरह की ले तरह की इसमें अटैच करके छोड़ जाते हैं, इसलिए वो फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो जिस कॉलम में मांगा गया डॉक्यूमेंट है वही अपने को लगाना है। बर्थ फॉर्म जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड होता है, वो वहां से वो भी लगा सकते हैं, पर आपने पीएचसी से मंगवा के जन्म घटना जांच फॉर्म ऐसा कुछ होता है, उसका नाम सूचना फार्म, हाँ सूचना फार्म बोलते हैं हॉस्पिटल में, तो वो सूचना फार्म आपने भर के यहाँ पे अटैच करना होता है इस पहले कॉलम में। इसके बाद आ जाती है एनक्लोजर, इसमें आधार कार्ड। आधार कार्ड में हम क्या करते हैं कि माँ बाप का आधार कार्ड लगा के छोड़ देते हैं, किसी एक का लगा के छोड़ दिया। अपने को क्या करना होता है, आधार कार्ड बच्चों के और माँ बाप के सभी के एक पीडीएफ में बना लेने होते हैं, आधार कार्ड, तो वो सारे इसमें जरूर लगाने। दूसरा एनएससी, एनएससी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस फाइल का। वो ऐसे है कि एनएससी 2 जगह की लगती है, एक बच्चे के दादके की और एक नानके की। 3-3 सालों की एनएससी बनती है हमेशा ही, तो वो अटैच करनी होती है।
दोस्तों कई बार क्या होता है कि डॉक्टर एनएससी जो रजिस्ट्रार डॉक्टर होता है वो एनएससी कई बार और बच्चों की भी मांग लेता है, तो वो भी हमें बनवा के देनी होती है। वैसे जिस बच्चे का बनवाना है उसकी जरूरी होती है, अन्य बच्चों के स्कूल के दस्तावेज या हम जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पर कुछ अड़ियल रवैये के ऑफिसर होते हैं तो वो ऐसा मांग सकते हैं। अब हम इसमें जो एनएससी होती है जितनी भी बच्चों की, वो सारी एक ही पीडीएफ बना के उसमें हमें अटैच कर देनी है, क्योंकि इसके अलग अलग कॉलम नहीं आते। उसके बाद एफिडेविट आता है, तो एफिडेविट हमेशा बाप के नाम से बनता है, और एफिडेविट में अगर किसी के 3 बच्चे हैं और उसने एक का बनवाना है, तो एफिडेविट में ये लाइन लिखी हुई होनी चाहिए कि मुझे अन्य 2 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाना। ये लाइन आप उनसे जरूर लिखवा लिया करें, वरना फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हम एफिडेविट की फाइल भी अटैच कर लेते हैं। आप फाइलों के नाम दे सकते हैं अलग अलग, जैसे आपको अगर ध्यान में ना रहे तो। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये क्या होता है? इसमें लोग उठाते हैं और बच्चे की आधार कार्ड की कॉपी लगा देते हैं या कुछ ऐसा और लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हमने क्या करना होता है कि बच्चे का स्कूल सर्टिफिकेट या उसका कहीं आंगनबाड़ी में या सब सेंटर में दर्ज नाम मिलता है तो वो उसकी कॉपी लगानी होती है, या चौकीदार की फाइल में मिल जाता है, या एमसीपी कार्ड होता है जो टीकाकरण कार्ड होता है, या वो लगाना होता है। तो ये चीज ध्यान रखा करें कि प्रूफ ऑफ बर्थ में हम क्या अटैच कर रहे हैं। ध्यान दें, स्कूल सर्टिफिकेट, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, एएनएम का रिकॉर्ड, एमसीपी कार्ड या चौकीदार का रिकॉर्ड, या कोई और ऐसा प्रूफ जिसके अंदर जन्म घटना के बाबत दर्ज हो। तो ये चीज अपने को बिल्कुल ध्यान में रखनी है और फिर वो अटैच करनी है। हम यही गलती कर जाते हैं कि हम उठा के कुछ भी लगा देते हैं, कई बार ध्यान नहीं होता। वीएलए भाई इतना हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े नहीं हैं तो वो जानते नहीं, तो उनकी सुविधा के लिए मैं ये बता देता हूँ कि आप हर चीज पे ध्यान दें। विटनेस रिपोर्ट, विटनेस रिपोर्ट होती है कि 2 पड़ोसियों की गवाही, तो उन 2 पड़ोसियों की गवाही वाला जो पेज होता है फाइल में, आपने वो अटैच करना होता है, और साथ में आप लोगों ने उनकी आईडी लगानी होती है। वो चारों चीजें आप एक ही पीडीएफ में अटैच करके लगाएंगे। उसके बाद आते हैं विटनेस ऑफ दाई एंड चौकीदार। दाई और चौकीदार का परफॉर्मे में ही कॉलम होता है, उसके अंदर उनके साइन होते हैं या उनके थंब इंप्रेशन होते हैं, पर उनकी आईडी साथ में जरूर लगाएं, क्योंकि ये चीजें जरूरी है कि जो गवाही में है तो उसकी आईडी जरूर लगेगी, ये ध्यान रखें। उसके बाद आ जाता है पार्ट सर्टिफिकेट ऑफ सिबलिंग। इसमें क्या होता है कि जो अन्य बच्चे होते हैं, जैसे हम दर्ज कर रहे हैं गौतम का, गौतम के और भी भाई बहन हो सकते हैं, तो उन बच्चों का जो भी रिकॉर्ड है, चाहे वो स्कूल का है, उनके आधार कार्ड है या और है, तो वो चीजें हम इसमें कॉपी करके लगा सकते। कई बार आधार कार्ड मांग लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं, उनका स्कूल सर्टिफिकेट भी चल जाता है, या उनकी एनएससी वगैरह है वो आप एनएससी वाले में लगा ही दोगे। पर सर्टिफिकेट ऑफ सिबलिंग्स एंड एजुकेशन एंड बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर उनका बना हुआ है तो वो लगाना है, या स्कूल सर्टिफिकेट उनके लगाने होते हैं। ये ध्यान रखा करें कि हमारे को कई बार पता नहीं होता और हम उसी बच्चे का उठा के लगा देते हैं जिसकी एनएससी हमने बनवा रखे, वो एनएससी ही लगा देते। कई वीएलई भाई की फाइल मैंने देखी है ऐसी। उसके बाद में आता है रेजिडेंशियल प्रूफ, और इसके अंदर हम गलती कहाँ करते हैं दोस्तों कि हम जो भी आधार कार्ड है, वोट कार्ड है, राशन कार्ड है, जो पड़े हैं अपने पास, वो उठा के स्कैन करके हम लगा देते हैं।
पर ऐसे नहीं लगाना होता। इसके अंदर कॉलम को पढ़िए कि रेजिडेंस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स फॉर द कंसर्न ईयर। जैसे उस बच्चे का जन्म 1998 का है तो 1998 में उसके माँ बाप उस गांव में रहते थे जहां जन्म घटना हुई है, इस चीज का प्रूफ लगाना होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे के माँ बाप जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, कोलकाता चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं, कहीं भी लगा लो आप, बाहर जॉब करते हैं और वहां पे बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, तो वो जन्म स्थान तो वहां हुआ, फिर तो वो वहां घटना दर्ज होगी। तो हमारे को ये सबूत देना होता है कि उस बच्चे का जन्म गांव में हुआ था, वो गांव में दर्ज करवा रहे हैं। तो उसके लिए उनकी गांव में उस टाइम रिहाइश थी, ये सबूत हमें देना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सबसे अगर इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो इसी को ही कहूंगा। ये लास्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज आपको कस्टमर से मांगनी होती है। सबसे पहले तो ये देखें कि माँ बाप के वोट कार्ड किस सन में बने हैं, किस वर्ष में बने हैं। 1998 में बने हैं तो वो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं बने तो आप 1998 का, जैसे इस बच्चे का जन्म दिखाया मैंने, तो उसका राशन कार्ड मांगेंगे। अगर राशन कार्ड में भी नहीं, आगे पीछे का हो सकता है, वो नहीं चलेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे माँ बाप का, जैसे बच्चे का जन्म 1998 का, माँ बाप का 1994 का या 95 का वो बना हुआ है वोटर कार्ड, तो हम कह देते हैं कि जी 95 में रहते थे, 2005 में राशन कार्ड बना, ये देखो इसके बीच में यही रहते थे। तो ये चीजें, ये एक्सक्यूज वहां पे नहीं चलते ऑफिशियली, आप लोगों ने उसी वर्ष का ही वो लगाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें आप चेक कर लेंगे, अगर इनमें है तो ठीक है, नहीं तो आपने उसको ये बोलना है कि भाई घर पे बिजली का बिल तेरे नाम से आता हो, या कोई और घर पे कोई प्रोडक्ट खरीदा हो आपने, जैसा जिसका बिल आता हो, जैसे कोई मोटर गाड़ी का, फ्रिज, कूलर, टीवी, अगर कुछ भी खरीदा है और आपके नाम से और उसमें एड्रेस साथ में मेंशन है नाम के, तो आप वो लगा सकते हैं, वो चल जाएगा। दूसरा, वोटर कार्ड होता है, उसका हर साल एक रजिस्टर बनता है, जो चुनाव आयोग का ऑफिस होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है जिले का, उसके ऑफिस में होता है। वहां पे 25 या 30 रुपए का ऑनलाइन चालान कटवा के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो उसमें उसकी भाग संख्या, वार्ड नंबर, सब कुछ लिस्ट में लिख के, और आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे 25 रुपए में, कि जी ये इस भाई का वोट 1998 में यहाँ था, या इस लेडीज का वोट 1998 में यहाँ था, वो प्रूफ के रूप में चल सकता है। जिला स्तर पे जो मुख्यालय होता है वहां पे ये चीज मिलती है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर वहां भी अगर रिकॉर्ड नहीं है कि वोट उस टाइम ना बना हो, तो फिर आप जमीन जायदाद की कोई फड़द है वो आप लगा सकते हैं। कोई ऐसा सबूत उन्हें उस वर्ष का देना जरूरी है। तो इनमें से कोई भी चीज आपके पास मिल सकती है। पुराना बिजली का बिल भी मिल सकता है, या खुद पड़े हैं कहीं भी, तो उस दौरान अगर आपने कोई रसीद वगैरह कटवाई है तो वो चल सकती है। अगर उस सन में आपका राशन कार्ड, जैसे 1998 का, जैसे इस बच्चे का बर्थ, और 1997 या 95 में जो राशन कार्ड बने थे वो हैं, तो 1998 में जो उन्होंने राशन लिया है उसकी एंट्री होगी, उसमें माँ बाप का नाम होगा, तो वो भी चल जाएगा। आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, यही गलती होती है और इसी के कारण फाइल रिजेक्ट होती है। तो जो भी भाई जन्म मृत्यु की फाइल अप्लाई करते हैं वो ये चीज ध्यान रखें, और इसके बाद में ये 7 एक्सचर कर देना है। इसमें हमने फाइल चूज नहीं की, चूज कर लेते हैं। मैं आपको ये एक डेमो के तौर पे बता रहा हूं। तो दोस्तों, अब हमने देखना है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई।
ये देखिए कि हमने बर्थ फॉर्म अप्लाई नहीं किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक PDF फाइल बर्थ फॉर्म की हमने अटैच करनी है। जब तक इसके सारे कॉलम नहीं भरे जाते तब तक इसकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती। तो अब ये दोस्तों एप्लीकेशन अपनी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं रहा। ये अब जो आपकी PHC है वहां पे चली जाएगी और इसके अंदर आपने जो जो अटैच किया है वो ऐसे ही उनको दिखाई देगा। और आपका ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर जनरेट होता है, ये HRDBR। DBR का मतलब डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन। NAC होता है, कई बार यहाँ पे HRNAC ऐसे भी मिलेगा, नेम इंक्लूजन का भी मिलेगा, यानी इसमें जो 10 सर्विस है उनसे रिलेटेड यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना के डाला होता है ये चीज। तो ये नंबर जब भी आपने कोई आगे की प्रक्रिया होगी आपकी तो उसमें यूज होता रहेगा ये नंबर। तो इसमें आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो जो अटैच किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखिए कि आधार कार्ड आपने क्या लगाया है, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं और इसी से ही जो रजिस्ट्रार है वो चेक करेंगे। इसके बाद में ये हमने क्या करना है कि सबमिट कर देना है। इसमें अभी एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, ये हो गई, ये अब आपके पास रहेगी। इसके आधार पे ही आपने आगे की कार्रवाई चलाते रहना है। कहीं भी अगर आपसे मांगी जाए तो ये दिखा सकते हो कि जी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। और इसके ऊपर साइड में ये देखिए यहाँ पे कर्सर के पास कि जैसे मैंने आज अप्लाई किया है, तो इसका टाइम होता है अपने को 60 दिन का। 60 दिन के अंदर इस चीज को कंप्लीट करके देना होता है डिपार्टमेंट में, 60 दिन के अंदर अंदर। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों अब आपका ये फाइल अप्लाई हो चुकी है। इससे आगे का प्रोसेस सारा ऑनलाइन होता है। किसी भी VLE ने ये ध्यान रखना है कि किसी भी कस्टमर को फाइल अप्लाई करने के बाद ये नहीं कहना कि तू तेरी ओरिजिनल फाइल लेके फलानी PHC चला जा या कहीं भी हॉस्पिटल में चला जा, किसी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास चला जा। उसको आपने ये प्रिंट निकाल के दे दिया, उसकी ओरिजिनल फाइल है वो वापस कर देनी है और बंदा अपने घर लेके जाएगा। उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद जो हॉस्पिटलों में इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होते हैं वो उसको देखेंगे, वो अपने रजिस्ट्रार को दिखाएंगे, वो इसमें से फाइल चेक करेंगे। अगर इसमें कोई कमी है तो वो इसको रीसेंड भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो मैसेज जो आपने नंबर दिया है उस नंबर पे आता रहेगा, उसमें उस कस्टमर के पास डिटेल जाती रहेगी। कोई इसमें लंबी चौड़ी परेशानी नहीं होती। बंदे के पास अगर फाइल अप्रूव हो जाती है तो ये मैसेज आएगा कि आप PHC आ जाइए, आपकी फाइल अप्रूव हो चुकी है। जब तक अप्रूव नहीं होती तब तक ये मैसेज नहीं आएगा। दूसरी ये बात भी ध्यान रखनी है कि जैसे ही वो भाई अपनी फाइल लेके जाता है तो उसके पास अगर फाइल मंजूर हो गई तो उसकी कॉल आ सकती है हॉस्पिटल से कि आप अपनी फाइल लेके आ जाओ, तो ही आगे जाना होता है। अदरवाइज आगे की कार्रवाई ऑनलाइन ही चलती रहेगी। कहीं भी आपने कस्टमर को नहीं भेजना, ना उनको चक्कर कटवाने हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई, करीब आधे घंटे के लगभग का समय हो गया है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसे देखिए तो ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। इतनी गहरी जानकारी शायद ही आपको कोई बताए। एक एक पॉइंट आपको बता दिया कि डिले बर्थ की फाइल कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि लगभग बच्चे खेलने के लिए जाते हैं या विदेशों में जाते हैं तो उन्हें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते हैं। तो पहले जिन्होंने नहीं बनवाए होते तो उनको ये दिक्कत आती है। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपकी कहीं भी कोई फाइल अटकी हुई है या कोई उसमें कमी पेशी आ रही है तो आप इस लिंक में लिख दीजिएगा।
समय जैसा भी मिला उसके अनुसार आपको इस चीज का जवाब जरूर दूंगा देर सवेर। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने